हेलो दोस्तों, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए साथियों हम लोग उस नए प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं। पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियो बंद हो चुकी थी साथियों, तो वहीं उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बिहार TRE 4.0 के शिक्षक भर्ती को में जो बिहार स्पेशल की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है रवि स्वरूप धवन, ऑप्शन बी है राजेश बालिया, ऑप्शन सी है दीपक कुमार सेन, ऑप्शन डी है रणधीर वर्मा। बताइए आप लोग, इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? पहले तो आप लोग बता दीजिए कि अशोक चक्र जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। अशोक चक्र जो सेना क्षेत्र में वीरता के लिए दिया जाता है। किसके लिए? वीरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। तो बताइए बिहार में वो कौन सा पहला व्यक्ति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणधीर वर्मा इज द राइट आंसर। कौन पाए थे? रणधीर वर्मा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। महावीर का, गौतम बुद्ध का नहीं, महावीर का पूछा है। ऑप्शन ए पावापुरी में, ऑप्शन बी है मनेर में, ऑप्शन सी है पूर्णिया में, ऑप्शन डी है राजगीर में। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पिछले वीडियो में इसके बारे में बहुत डीपली और ब्रीफिंग करा चुका हूँ साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी इज द राइट आंसर। इसका मैंने आप लोग को ट्रिक भी बताया था कि भगवान महावीर की मृत्यु कैसे हुई? पाव खाकर। क्या? पाव खाकर। पाव रोटी होती है ना, वही पाव खाकर हुई। पाव खाकर या फिर कह लीजिए पूरी खाकर। कुछ लोग पूरी कचौरी जानते हैं तो पूरी से किसी से याद कर लीजिए कि खा लिए पाव के, नहीं तो ऐसे याद कर लीजिए कि पाव के साथ पूरी भी खा लिए, इसलिए क्या हुआ? मृत्यु को प्राप्त हो गए। ट्रिक है साथियों, जिससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ट्रिक के माध्यम से याद करने का बता रहा हूँ थोड़ा सा माध्यम। पावापुरी में और क्या है इंपॉर्टेंट? पावापुरी में क्या है? जल मंदिर स्थित है। यहाँ पे क्या है? एक जल मंदिर स्थित है। बहुत ही डीपली ब्रीफिंग के साथ में पढ़ाता हूँ ताकि मजा आ जाए पढ़कर, मन एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाए। यहीं पर महावीर को दफनाया गया था, यानी देहावसान क्या हुआ? यहीं पे हुआ। मनेर में क्या हुआ? ऐसा कुछ बता दीजिए। एक दो इसके बारे में आप लोग बताते रहे कमेंट बॉक्स में, अपने अपने आंसर को पिन करते रहिए आप लोग। मनेर का पुराना नाम बता दीजिए आप लोग। मैं पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना दीजिए, मत दीजिए। पुराना नाम क्या है इसका? मनियार मथान है। क्या है? मनियार मथान। क्या नाम है? मनियार मथान नाम है। पुराना नाम क्या है? मनियार मथान। और यहीं पे सूफी संत कौन कौन? मखदूम मनेरी और शाह मखदूम दौलत की क्या है? कब्र है। किसकी किसकी यहीं पे है? शाह मखदूम मनेरी। कौन? शाह मखदूम मनेरी। और कौन है? और इनके इनके सिवा कौन है? और कौन थे? शाह दौलत मखदूम। मखदूम। इन लोग के क्या है? इन दोनों लोग के यहाँ पे कब्र है। क्या है? कब्र है। इसीलिए क्या है? मनेर को क्या है? मनेरी के नाम पे मनेर पड़ा है। सॉरी। पूर्णिया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पूर्णिया के बारे में पिछले बारे में बता चुका हूँ। पूर्णिया के बारे में कि यहाँ क्या है? माता पूरन देवी का मंदिर है। किसका है? माता पूरन देवी का मंदिर है। किसका है? माता पूरन देवी का मंदिर है। और यह अपने अनोखे ढंग से मनाए जाने वाले रामकृष्ण मिशन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रामकृष्ण मिशन के लिए। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के लिए फेमस नहीं है, यह अनोखे ढंग से मनाया जाता है, बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृतियों के साथ अनोखे ढंग से मनाए जाने के कारण क्या है? प्रसिद्ध है। और इसको एक और इसका तो सबसे पहला ही प्रश्न है कि इसको क्या मिनी दार्जिलिंग के नाम से भी जानते हैं? किसके नाम से? मिनी दार्जिलिंग के नाम से। ये तो मैं बताया हूँ कि दार्जिलिंग कहाँ है? असम में चाय के बागानों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चाय की वहीं पे खेती की जाती है, इसीलिए क्या है? प्रसिद्ध है। इतना हो गया। और राजगीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजगीर के बारे में, यह किस किस के लिए फेमस है? पहले तो गुफाओं के लिए फेमस है। और किसके लिए फेमस है? और यहाँ पे क्या है? गर्म झरने हैं। क्या है? गर्म झरने हैं। गर्म झरनों के लिए फेमस है। यहाँ पे झील भी पाई जाती है। और क्या है? यहाँ पे किला भी पाया जाता है। गुफा और किला सब यहीं पे पाया जाता है राजगीर में। भाई यहाँ बहुत सारा राज छुपा है, ऐसे ट्रिक से याद रखिए। गुफा कौन सी है? यहाँ पे गुफा है, सप्तपर्णी गुफा है। पूछ लेगा कि कहाँ सप्तपर्णी गुफा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो यहीं है। कहाँ है? राजगीर में सप्तपर्णी गुफा है। और ये गर्म झरना कौन सा है? गर्म झरना है यहाँ पे मखदुम कुंड। मखदुम कुंड। क्या नाम है? मखदुम कुंड। एकमात्र बिहार का क्या है? गर्म झरना वाला यह जो है जिला है। और यहाँ पे जो है झील कौन सी है? झील झील का नाम है घोड़ा कटोरा। नाम कितना अच्छा है, घोड़ा कटोरा। जो रखा हुआ है इसका नाम वो सोच समझ के ही कुछ रखा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? चलिए बताइए। ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी पीएनबी बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बारे में आप लोग सबसे पहले तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुई आप लोग बताइए। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। पीएनबी की स्थापना व हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना और हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए आप लोग। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक इज द राइट आंसर। कौन से? इलाहाबाद बैंक। याद रखिएगा आप लोग। केनरा बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? केनरा बैंक की स्थापना, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई। कब हुई? 1 जुलाई 1906 ईस्वी को हुई। और इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुआ। कब हुआ? 1865 को हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। पहले कोलकाता और बिहार सब यानी बंगाल एक ही में हुआ था। बंगाल में कोलकाता है और कोलकाता कहाँ था? पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता है, तभी से पीएन। और इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम बता दीजिए आप लोग। इसका पुराना नाम, इलाहाबाद बैंक का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम इसका इंडियन बैंक है। क्या है? इंडियन बैंक। क्या है? इंडियन बैंक इसका पुराना नाम है। पीएनबी की स्थापना कब हुई? पीएनबी की स्थापना 12 अप्रैल, कब हुआ? इसका आधा कर लो। 12 अप्रैल 1895। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। किसका? पंजाब नेशनल बैंक का। कहाँ है? नई दिल्ली है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना बताइए आप लोग। इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1908 ईस्वी को हुई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए बताइए आप लोग। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है गोलघर, ऑप्शन डी है चिरांद। गया, पूर्णिया, गोलघर, चिरांद, बताइए कहाँ पे नवपाषाण युगीन अवशेष पूछा है। इसका सही जवाब हो जाएगा चिरांद। चिरांद इज द राइट आंसर। कहाँ है यह नवपाषाण युगीन अवशेष? चिरांद में हुआ है। बोध गया यानी गया। गया के बारे में पूरा मैं ब्रीफिंग करा चुका हूँ पिछले वीडियो क्वेश्चन नंबर 206 में। कितना? क्वेश्चन नंबर 206 नंबर क्वेश्चन में मैं पूरी तरह बता चुका हूँ। पूर्णिया के बारे में पूरा पेज ही लिया हूँ। ये अभी वहीं पे क्वेश्चन नंबर 231 में मैं बता चुका हूँ इसको। और गोलघर के कहाँ है? वहीं पटना में है। पटना में है। पटना के बारे में जो बताया हूँ वहीं से थोड़ा सा देख ही लेते हैं। चलिए गोलघर के बारे में थोड़ा देख ही लेते हैं। यह क्या है? यह एक विशाल अन्नागार यानी कि अनाज रखने का क्या है? स्थान है। क्या है यह विशाल अन्नागार है। क्या है? विशाल अनाज घर लिख सकते हैं आप लोग। अनाज घर है। और इसमें कितना आता है? कितना टन? इसमें 140,000 टन। कितना? 140,000 टन। सोचिए टन में दिया है। अनाज इसमें रखा जाता है। और इसको बनवाया किसने था? और बताइए किसके अध्यक्षता में बना था? इसको बनवाया था कैप्टन जॉन गर्स्टिन ने। कौन बनवाया था इसको? कैप्टन जॉन गर्स्टिन। याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुका हूँ। मैं ब्रीफिंग बहुत अच्छे से कराता हूँ। कैप्टन जॉन गर्स्टिन ने कराया। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता कि इसमें खंबे नहीं है। क्या है? इसमें खंबे नहीं है। खंबे नहीं है। एक भी खंबा नहीं। सोचिए कैसा होगा, इतना बड़ा अन्नागार, उसमें एक भी खंबा नहीं है। और दीवार इसकी कितनी है? 3.6 मीटर में दिया है। 3.6 मीटर। क्या है? मोटी है। क्या है? मोटी है। और ऊंचाई इसकी कितनी? हाइट इसकी ऊंचाई है 29 मीटर। सोच सकते हैं तो जेल की तरह है। 29 मीटर क्या है? ऊंची है। सोच सकते हैं। और यह कहाँ है? यह पटना में। कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। और और किसने योजना तैयार की इसको बनाने की, यानी कि अध्यक्षता एक तरह से कह सकते हैं। योजना किसके शासनकाल में हुआ? उसका नाम है वारेन हेस्टिंग। क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। इतना डीपली तो बहुत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वास्तुकार म गोविंद किस शासक के दरबार में था बताइए आप लोग। वास्तुकार म गोविंद किस शासक के दरबार में था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है शिशुनाग। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
महगोविंद किससे रिलेटेड है? महगोविंद ऑप्शन सी बिम्बिसार से रिलेटेड है। किससे? बिम्बिसार से रिलेटेड है। अशोक के बारे में क्वेश्चन नंबर 150 में मैं पूरे डीपली बता चुका हूँ। फिर भी चलिए थोड़ा सा देख ही लेते हैं अशोक के बारे में, क्योंकि अशोक जो प्रिय राजा है, अच्छा राजा है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम, अशोक का पूरा नाम क्या है? देवनाम। क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। क्या नाम है? देवनाम प्रियदर्शी। पूरा नाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी है। और इन्होंने क्या किया? युद्ध एक भी नहीं हारे। युद्ध क्या है? एक भी नहीं हारे। युद्ध एक भी नहीं हारे। और इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। पुत्र कौन है? राहुल। पुत्र का नाम राहुल। और पुत्री का नाम, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या है इनके? पुत्री का नाम है संघमित्रा। क्या नाम है? संघमित्रा। और इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम, अशोक के पिता का नाम आता है, पिता का नाम बिंदुसार है। क्या है? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार है। क्या नाम है? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन है? बिंदुसार के पिता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। अब तो यहाँ से तो आप कड़ी जोड़ ही सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। और ये तो अशोक के बारे में हो गया। अजात शत्रु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अजात शत्रु के बारे में, यह क्या, मगध का प्रतापी शासक था और इसका पुत्र कौन था? उदयन था। पुत्र कौन था इसका? पुत्र था उदयन। कौन था? उदयन इसका पुत्र था। और इसने क्या किया? उदयन ने अजात शत्रु की हत्या की। किस लिए? गद्दी पाने के लिए। और अजात शत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी। अजात शत्रु किसकी हत्या की? अपने पिता। अजात शत्रु का पिता कौन? पिता का नाम क्या था? बिंबिसार। यहाँ तो बिंदुसार किसके पिता का नाम? अशोक के। और बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार की क्या है? इनके अजात शत्रु के पिता का नाम। अजात शत्रु ने इनकी अपने पिता की हत्या करके गद्दी हथिया ली। और अजात शत्रु की हत्या उदयन ने करके गद्दी हथिया ली। यानी कि अपने पिता की हत्या करके ये लोग गद्दी हथियाते थे, इसलिए इनको क्या, पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश। इनको क्या, पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद कौन है? इसके बाद बिंबिसार। बिंबिसार कौन है? यही है इनके पिता। कौन है इनके? क्या है? पिता हैं। या और ये क्या, बिंबिसार क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक हैं। इसके हर्यंक वंश के। हर्यंक वंश याद रखिएगा आप लोग। यानी पिता की हत्या करने वाले को ऐसे चंद्रबिंदु में ऐसे रहता है, बिंदु ऐसे याद ट्रिक के माध्यम से कर लीजिए। कौन है? हर्यंक वंश से क्या है? रिलेटेड है। और बिंबिसार को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उनको क्या, श्रेणिक या श्रोणिक भी कहते हैं, उपनाम इनका है। इनका बिंबिसार का। शिशुनाग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन बस इतना ही आता है शिशुनाग के बारे में कि शिशुनाग जो है क्या, हर्यंक वंश के अंतिम सम्राट जो नागदशक थे उससे क्या किया, हत्या करके इसकी स्थापना किए। किसका? शिशुनाग वंश का। चलिए अगले अगले चलते हैं। इतना डीपली ब्रीफिंग बहुत है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? पूरे यूट्यूब पर आप लोग को बहुत 4 ही बौद्ध संगीतियां बताएंगे लोग। मैं हूँ कि जो आपको 6 संगीतियां बताता हूँ, जो कहाँ कहाँ हुई। आप लोग पूरा जो डिटेल बताइए, और उसके अध्यक्ष कौन है और स्थान का नाम बताइए कहाँ कहाँ हुई। इससे बाहर नहीं आएगा। बताइए उसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए 115 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 227 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 315 ईसा पूर्व में। बताइए। तब तक आप लोग जो है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति, पांचवी बौद्ध संगीति और छठी बौद्ध संगीति बता दीजिए। तो सबका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए आप लोग। यह किस किस स्थान पे हुई और इसके कराने वाले कर्ता कौन थे, बताइए। स्थान का नाम बता दीजिए और बताइए अध्यक्ष बता दीजिए, किसने अध्यक्षता किया, फिर किसके शासनकाल में हुआ। तब तक इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 483 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 483 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर। आप सोच लिए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई? पर मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, पहले हुई राजगृह में। कहाँ हुई? राजगृह में। और इसकी शादी किससे हुई? दूसरी वैशाली से हुई। किसके साथ हुई? वैशाली से इसकी शादी हुई। और वैशाली को क्या, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यानी कि पाटलिपुत्र। तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। और इस पुत्र को क्या किया, आर्मी में भर्ती हो गया, तो कहाँ उसकी ड्यूटी लगी? कश्मीर। कहाँ लगी? कश्मीर। यानी चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कश्मीर। और कश्मीर में भी कहाँ इनकी ड्यूटी लगी? कुंडल वन में। कश्मीर में बना वन है, ऐसे याद रखिए आप लोग। और उसमें भी कहाँ? कुंडल वन में। पांचवी कहाँ हुई? यह हुई बर्मा म्यांमार में। बर्मा म्यांमार में।
जो आज का क्या है म्यांमार है, बर्मा। और छठवीं भी कहाँ हुई? बर्मा, यानी कि अभी म्यांमार में ही हुई। अब इसकी अध्यक्षता किसने की? राजगिरी का बता दीजिए, वैशाली का बता दीजिए, पाटलिपुत्र का बता दीजिए, कुंडलवन का बता दीजिए, म्यांमार का बता दीजिए। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहले का सही जवाब हो जाएगा अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो उसको क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु थे। दूसरे कौन थे? कालाशोक थे। कौन थे? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। तीसरे कौन थे? अशोक। कौन थे? अशोक। और जो चौथी बहुत संगीत थी कश्मीर कुंडल वन हुई उसके कौन थे? कनिष्क थे। क्या नाम है? कनिष्क था। और जो पांचवी बर्मा में हुई उसका नाम क्या था? मिंडन था। मिंडन के शासनकाल में हुई, मिंडन कराया था। और जो छठी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसको कौन कराया था? बर्मा सरकार कराई थी। कौन? बर्मा की सरकार। कहाँ की? बर्मा की। कहाँ की? बर्मा की सरकार कराई थी। इतना डीपली तो बहुत साथियों याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बताइए किसने मगध का? यहाँ मगध पूछा है तो आप लोग तो जान ही सकते हैं, लेकिन बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए बिम्बिसार ने, ऑप्शन बी अजात शत्रु ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी अशोक ने। तब तक आप लोग बताइए हर्यंक वंश के संस्थापक कौन है? बताइए तब तक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हर्यंक जस्ट अभी बताया हूँ कि संस्थापक कौन है, बताइए हर्यंक वंश के संस्थापक कौन है? बिम्बिसार या बिंदुसार? बताइए आप लोग, बताइए कौन है संस्थापक? हर्यंक वंश के संस्थापक कौन है? बिम्बिसार है। कौन है? बिम्बिसार। कौन है? बिम्बिसार। बिंदुसार नहीं, बिम्बिसार है। हर्यंक वंश क्या है? संस्थापक है। और इनको और किस नाम से जानते हैं? श्रेणिक या श्रोणिक नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका सही जवाब बताइए आप लोग। मगध राज्य को साम्राज्य किसने बनाया शक्तिशाली? इसका सही जवाब हो जाएगा यही है। कौन? बिम्बिसार इज द राइट आंसर। बिम्बिसार इज द राइट आंसर। अजात शत्रु के बारे में मैं जस्ट अभी इसके पिछली वीडियो में 234 नंबर क्वेश्चन पे जस्ट अभी बताया हूँ। और चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में, दोनों लोग के बारे में हम कितना 150 नंबर क्वेश्चन पे मैं दोनों लोग के बारे में बता चुका हूँ। किस नंबर क्वेश्चन में? 150 नंबर के क्वेश्चन पे। नहीं तो कहिए तो मैं आपको करा भी देता हूँ, कोई हमें आपत्ति नहीं है कराने में चंद्रगुप्त और अशोक के बारे में। बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि जान लेने के बारे में। चलिए ऐसे ओरली बता देता हूँ। अशोक का पूरा नाम प्रियदर्शी था, आप लोग जानते हैं। इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारे, अभी जानते हैं। राहुल पुत्र और पुत्री संघमित्रा थी और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनको कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेजा। किसने भेजा? अशोक ने भेजा। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। यह गुप्त वंश का क्या है? महान सम्राट था चंद्रगुप्त। और इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चलिए थोड़ा सा इनके लिख लेते हैं। गुप्त संवत की क्या थी शुरुआत? गुप्त संवत की, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए लिख दे रहा हूँ। गुप्त संवत की क्या की शुरुआत की? और इसके दरबार में कालिदास, बराहमिहिर, धनवंतरी इत्यादि जैसे क्या विद्वान रहते थे। अशोक के बारे में बता ही दिया। अजात शत्रु के बारे में 234 नंबर जस्ट पीछे बताया। बिम्बिसार को भी बता ही दिया कि हर्यंक वंश का संस्थापक है। श्रोणिक किसका नाम है? चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। बिहार में किन स्थान से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए? बताइए बिहार में किस स्थान से काले चमकीले मृदभांड? मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है साथियों। मिट्टी का बर्तन, इसी को क्या कहते हैं? मृदभांड बोलते हैं। मिट्टी का बर्तन। ये अशुद्ध होता है, शुद्ध रूप इसका बर्तन होता है। ये शुद्ध रूप लिखा होता है। चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन ए बोध गया से मिला था, ऑप्शन बी भागलपुर व दरभंगा से मिला था, ऑप्शन सी पटना से मिला था, ऑप्शन डी है बक्सर व चिरांद से मिला था। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहाँ से मिला था? बक्सर व चिरांद से मिला था। कहाँ से? बक्सर व चिरांद से। गया के बारे में पूरा ब्रीफली करा चुका हूँ। चलिए एक बार और फिर से करा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग लंबा ही होगा तो क्या एक बार फिर से मैं करा देता हूँ। किसके बारे में? गया के बारे में। गया के बारे में मैं डीपली फिर करा दे रहा हूँ ताकि आपको क्या होगा, इससे याद हो जाएगा। ये कौन था? यह क्या? यह बिहार का, यह बिहार का क्या दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन है? दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे क्या है? बड़ा जिला है। बड़ा क्या है? जिला है। पहला फर्स्ट नंबर पे कौन? बताइए। ये तो सेकंड नंबर का है। फर्स्ट नंबर का कौन है? बताइए आप लोग। फर्स्ट नंबर पे पटना। पटना सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा जिला है। आप लोग कर सेकंड नंबर पे कौन है? दूसरा है। दूसरे में क्या है? गया है।
और गया के बारे में क्या है, इसको ज्ञान व मोक्ष की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञान व मोक्ष की भूमि बोलते हैं, वह मोक्ष की क्या भूमि के नाम से जानते हैं इसको। और क्या इसके बारे में, क्यों यहाँ इसको हिंदू बौद्ध जैन का क्या है, पवित्र तीर्थ स्थान है। इसका सब लिख देता हूँ। हिंदू याद रखिएगा आप लोग, हिंदू बौद्ध जैन का क्या है, पवित्र स्थान है। क्या है, पवित्र स्थान है। क्या है, पवित्र स्थान है। और यहीं पे राम जो अपने पिता दशरथ का क्या किए थे, पिंडदान किए थे। तो यहाँ पे इसीलिए हजारों लोग की संख्या में क्या है, लोग आते हैं और अपने अपने पूर्वजों का क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं। गया का नाम किसके नाम पे पड़ा, गया का नाम राक्षस, क्या नाम था, राक्षस गयासुर था। क्या था, गयासुर, इसी के नाम पे गया गया नाम पड़ा। सोचिए, राक्षसों के नाम पर भी गया नाम पड़ गया। गया जो है सबसे पहले कहाँ उल्लिखित है, रामायण व महाभारत में। क्या है, रामायण व महाभारत में, ऋग्वेद में नहीं, रामायण व महाभारत में सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, रामायण व महाभारत में। इसका क्या है, अंग नहीं, सब प्रदेश है, सब यहीं पे क्या ना, उसी का नाम मिलता है। बुद्ध जी को यहीं पर क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको, बुद्ध जी को ज्ञान, इसीलिए इनको क्या ज्ञान व मोक्ष की भूमि कहते हैं, क्योंकि महावीर जो यहीं पे मरे थे, पावापुरी में, इसी के बगल में। और इसे और इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम बोध गया। क्या है, बोध गया के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। बोध गया के नाम, गया के बारे में हम लोग पूरा डीपली देख ही चुके हैं। और क्या है, भागलपुर व दरभंगा को मैं बताया कि द्वार, और बंगा यानी कि बंगाल का द्वार। और भागलपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भागलपुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महाभारत में इसको क्या है, अंग प्रदेश के नाम से बुलाते हैं। किस प्रदेश के नाम से, अंग प्रदेश। अंग प्रदेश का, और किसमें, महाभारत में। कहाँ, महाभारत में। महाभारत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। क्या है, विक्रमशिला। लिख देता हूँ, आप लोग भी लिखने की कोशिश की, जितना लिखेंगे उतना याद होगा आप लोग को भी। विक्रमशिला क्या है, विश्वविद्यालय। कहाँ है, भागलपुर में, विश्वविद्यालय यहीं पे स्थित है। और इसको यहाँ पे क्या है, वस्त्रों के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्रों के लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों के लिए क्या है, जाना जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको सिल्क सिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बता दीजिए, स्वीट सिटी किसे कहते हैं, स्वीट सिटी बताइए आप लोग। इसको क्या है, सिल्क सिटी नाम से जानते हैं। और स्वीट सिटी नाम से किसको जानते हैं, शाही लीची कहाँ होती है, मुजफ्फरपुर। कहाँ होती है, मुजफ्फरपुर। पूरे एशिया में शाही लीची फेमस है, इसीलिए क्या इसको कहते हैं, स्वीट सिटी। पटना के बारे में तो बताया हूँ कि यहाँ गोलघर है, पटना में मंदिर है, पटना साहिब का है, सब मैं बता चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। बिहार में तुर्क शासक का युग कब शुरुआत हुआ, बताइए। ऑप्शन ए 1345 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1432 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1103 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1203 ईस्वी में। बताइए, तुर्कों के बारे में पूछा है, तुर्क शासक, वही शेरशाह सूर्य के बारे में पूछा होगा, तुर्क शासक। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 1203 ईस्वी में। कब हुआ था, 1203 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं, बताइए। बिहार शरीफ किसको कहते हैं, बहुत सुना होगा आप लोगों ने। वैशाली को कहते हैं, बोध गया को कहते हैं, उदंतपुरी को कहते हैं, या पाटलिपुत्र को कहते हैं बिहार शरीफ। बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उदंतपुरी। कौन, उदंतपुरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसको बता दें, उदंतपुरी को क्या कहते हैं, बिहार शरीफ कहते हैं। वैशाली के बारे में बताया हूँ कब, 224 नंबर के क्वेश्चन पे मैं पूरी तरह से पूरे ब्लैक डिस्प्ले कर पूरा इसके बारे में ब्रीफिंग कराया हूँ। आप लोग पिछले वीडियो को ही देख लीजिएगा आप लोग, वैशाली के बारे में पूरा डीपली, क्योंकि अगर बताने लग जाऊंगा सेशन लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। गया के बारे में जस्ट अभी बताया हूँ, गया यानी बोध गया, उपनाम इसी का है। उदंतपुरी क्या है, उदंतपुरी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। नालंदा के बाद दूसरा या क्या है, सबसे बड़ा महाविहार माना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल ने। और गोपाल क्या है, पाल वंश का संस्थापक। कौन है, पाल वंश का संस्थापक है। गोपाल क्या है, पाल वंश का संस्थापक है। रेलवे में यह प्रश्न आ चुका है, गोपाल की ने पूछा था पाल वंश के संस्थापक कौन है। पाटलिपुत्र यानी पटना को बता ही चुका हूँ, गोलघर है, पटना साहिब है। क्वेश्चन नंबर 206 में आप देख सकते हैं इसको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में किस स्थान से दो यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई, बताइए। दो यक्ष की मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई, वैशाली से हुई, या अंग प्रदेश से हुई, या मिथिला से हुई, या पाटलिपुत्र से हुई। बताइए 240 का।
इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र यानी कि वहीं पटना। पटना की स्थापना किसने की थी? उदय ने की थी। और वैशाली के बारे में बता ही चुका हूँ 151 नंबर क्वेश्चन पे। और इसके बाद अंग प्रदेश अभी देखे ही हैं। भागलपुर को क्या है? अंग प्रदेश कहते हैं। मिथिला, मिथिला के बारे में बता ही चुका हूँ। मिथिला पेंटिंग फेमस है। मिथिला के राजा हुआ करते थे जनक। जनक अपने दरबार में इसको क्या बनवाए थे? मिथिला को जीआई टैग भी, इस पेंटिंग और कलाकृति को क्या जीआई टैग भी मिल चुका है। सब में हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सोनपुर में। अच्छा आप लोग बताइए सोनपुर किस जिले में स्थित है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में तब तक। सुल्तानगंज में, या बोध गया में, या पाटलिपुत्र में? पाटलिपुत्र का पुराना नाम बता दीजिए। बोध गया का पुराना नाम बता दीजिए। सुल्तानगंज कहाँ स्थित है ये बता दीजिए। चलिए बताइए इसका अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तब तक इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्तानगंज में। कहाँ है? सुल्तानगंज है। आप लोग बताइए सुल्तानगंज कहाँ है? सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। अगर ऑप्शन में आप लोग को भागलपुर मिल रहा है तो भी लगा सकते हैं। अजगैबी नाथ मंदिर कहाँ है? भागलपुर में है। और सुल्तानपुर में क्या है? यहाँ बस यही तो है, भागलपुर है। यहाँ अजगैबी नाथ मंदिर है, बता ही चुका हूँ। भागलपुर का पुराना नाम अंग है, सब बता ही चुका हूँ। सोनपुर के बारे में क्या है कि अब पशु मेला लगता है, और ये कहाँ है? सारण में है। सारण में क्या है? सोनपुर है। और सोनपुर क्या है? पूरे एशिया में क्या है? पशु मेला लगता है। और किस महीने में लगता है? नवंबर दिसंबर में लगता है। कब लगता है? नवंबर व दिसंबर तक। दिसंबर में क्या लगता है? पशु मेला लगता है। और पूरे एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा पशु मेला यही है। पशु मेला यहीं से जेपी नारायण जी और जो मीर करके थी, मीर कासिम, नहीं नहीं सॉरी, मीर करके कुछ नहीं थे, सॉरी थे, वो दोनों लोग जब रिहा होकर आए थे तो यहीं पे सोनपुर में ही बैठ कर क्या किए थे? किसान सभा के क्या किए थे? स्थापना किए थे। बोध गया के बारे में बता ही चुका हूँ। गया के बारे में 206 नंबर क्वेश्चन पे। पाटलिपुत्र यानी पटना को भी बता ही चुका हूँ, यही 206 नंबर में। ऑप्शन ए बी सी डी देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? बताइए। ज्ञानचंद्र थे, शीलभद्र थे, नागार्जुन थे, या प्रभा मित्र थे? बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध, यानी यहाँ किस विद्यालय पूछा है? नालंदा पूछा है, ना कि विक्रमशिला, ना ही तक्षशिला। किसके बारे में पूछा है? नालंदा के बारे में पूछा है। बताइए आप लोग। इसके प्रसिद्ध यानी फेमस कुलपति कौन थे? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शीलभद्र इज द राइट आंसर। शीलभद्र इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शीलभद्र कौन थे? शीलभद्र थे। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बताइए। वही नालंदा विश्वविद्यालय पूछ रहा है। बताइए। अशोक के, हर्षवर्धन के, बिंबिसार के, या कुमारगुप्त प्रथम के? आप लोग तो बता ही ले जाएंगे। इसके बारे में पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। कौन थे? कुमारगुप्त इज द राइट आंसर। नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। याद रखिएगा, यहाँ पे नालंदा आधा है और यहाँ पे गुप्त में क्या है? आधा है। ऐसे याद रखिएगा आप लोग। नालंदा भी 3 अक्षर का है, कुमार भी 3 अक्षर का है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्रथम भी 3, गुप्त भी 3, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन ज्यादा ट्रिक क्या है? यहाँ पे आधा है, यहाँ पे भी आधा है, ऐसे भी रख सकते हैं आप लोग। अशोक के बारे में बताया हूँ 150 नंबर क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन को, अच्छा इसको नहीं देखे है ना, चलो हर्षवर्धन को देख लेते हैं। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। वर्धन ऐसे लिखा जाता है, प्रभाकर वर्धन। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? हूणों को पराजित किया था। क्या किया था? हूणों को पराजित किया था। हूणों को क्या किया था? पराजित किया था। किन्हें? हर्षवर्धन ने किया था। बिंबिसार के बारे में तो मैं बताया हूँ। बिंबिसार के बारे में हरियांक वंश के संस्थापक है। इनका उपनाम क्या है? श्रोणिक है। और कुमारगुप्त के बारे में आप देख ही लिए कि नालंदा क्या है? संस्थापक है। अगले प्रश्न है, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बताइए आप लोग। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। 1940 में, या 1967 में, या 1945 में, या 1932 में? बताइए कब हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा 1945 में। कब हुई थी? 1945 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। बोध गया, बोध गया में पुरातात्विक, अब वहाँ तो था कहाँ? वैशाली। और यहाँ पे है बोध गया। यहाँ कितने अक्षर का है? 4 अक्षर का है। और प्रीवियस में कितने था? 3 अक्षर का था। बोध गया के बारे में बताइए आप लोग। बोध गया, अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये सब याद हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ऑप्शन ए 1955,
ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1953। इसका सही जवाब हो जाएगा 1956। कब? 1956 इज द राइट आंसर। आप लोग ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ याद करने का तरीका। वैशाली में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। और यहाँ पे क्या 1945 सबसे कम अक्षर वाला ये है। और इसके बाद कितना है? 4 अक्षर वालों। 4 अक्षर वालों को मतलब थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, कितना? 11 बढ़ा लीजिए 56। चलिए अगले प्रश्न में 5 अक्षर का आएगा, अगले प्रश्न में 6 अक्षर। ऐसे आप लोग याद करिए ट्रिक के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कहाँ हुई? बताइए आप लोग। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय। देखिए यहाँ कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर का आ गया। पहला कौन था? कौन सा था? वैशाली था। कौन सा था? वैशाली। दूसरा कौन सा? बोध गया। कौन सा था? बोध गया। लिखिए, बार बार याद हो जाएगा। तीसरा कौन है? चंद्रभारी है। क्या नाम है? चंद्रभारी। यहाँ कितने अक्षर? 3 अक्षर। यहाँ कितने? 4 अक्षर। यहाँ कितने? 5 अक्षर। इसे याद रखिए। तो सबसे कम 1945, उससे थोड़ा ज्यादा 1956, उससे थोड़ा सा ज्यादा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए चंद्रभारी वाला। इसका सही जवाब आ जाएगा 1957। बढ़ाते चलिए 1900 कितना? 57। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे आप लोग याद रखिए। अभी आगे आएगा, बस 2 को याद रखिए, बाकी 3 तो ऐसे मैं याद करा दे रहा हूँ आप लोग को ट्रिक के माध्यम से। बिहार में गया संग्रहालय यही 2 आप लोग को याद रखना पड़ेगा। गया को याद कर रखना पड़ेगा। और एक अगला प्रश्न आएगा, 2 को याद रखिए, बाकी ऐसे करके 3 ठो 5 ठो है, 5 संग्रहालय, 5 में 3 वैसे ट्रिक के माध्यम से 2 ऐसे याद कर लीजिए, हो गया। बताइए इसकी स्थापना कब हुई? गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बताइए। ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा 1970। 1970 यानी कि बी इज द राइट आंसर। गया कब है? 1970। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। बिहार में नवादा संग्रहालय कहाँ है? बताइए। नवादा संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? बताइए किस सन में हुई? 1974, 75, 76, 77। बताइए कब हुई? पिछला कौन था? गया। गया कब था? 1970। और ये क्या है? नवादा। फिर वहीं से याद रखिए, वहाँ जो है 2 अक्षर 3 अक्षर हो गया था, यहाँ से भी याद रखिए नवादा 2 अक्षर 3 अक्षर याद रखिए। इससे भी ज्यादा ही होगा, यानी 1900 देखिए कि 70 से ज्यादा ही होगा। तो इसका नवादा क्या हुआ? 1974। कब है? 1974। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऐसे थोड़ा सा याद रखिए। गया है, गया में क्या है? नवादा, यानी कि वादा न करो। नवादा है, वादा नहीं। तो कब? 4 साल में क्या किया? वादा तोड़ दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बताइए। तांबे की मूर्ति, ताम्र का मतलब तांबा होता है। तांबे की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए वैशाली से, ऑप्शन बी बोध गया से, ऑप्शन सी दीदारगंज यानी पटना से। दीदारगंज कहाँ है? आप लोग ऐसे भी याद रखिए। दीदारगंज कहाँ है? पटना में है। सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर में है। यानी कि क्या है? सुल्तानगंज और दीदारगंज। बताइए इसका सही जवाब क्या है? कहाँ पे तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई? बताइए आप लोग बिहार में। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भागलपुर। वैशाली के बारे में मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। 151 पे मैं बताया हूँ। इसके जस्ट 2-3 वीडियो पूर्व में बहुत डीपली वैशाली के बारे में देखा हूँ, नहीं तो कहेंगे तो अभी वैशाली के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि गया के बारे में बता ही दिया हूँ, जस्ट अभी पीछे ही बताया हूँ। 206 नंबर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन। पटना के बारे में भी 206 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। भागलपुर में कितना है? 237 नंबर क्वेश्चन के बारे में भागलपुर में भी जस्ट अभी बताया हूँ। 249 चल रहा है, 37 में बताया हूँ। पिछले वीडियो में इन लोग के बारे में बताया हूँ। वैशाली के बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो बता दूंगा, नहीं तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा इसे। चलिए अगले प्रश्न, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा सुल्तानगंज। कहाँ? सुल्तान, यहाँ पे गंज होगा। सुल्तानगंज कहाँ? भागलपुर। भागलपुर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न और लास्ट, आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? बताइए। बिहार की चक्रवर्ती देवी जो है, यानी कि महिला है, क्या है? महिला है। किस शैली से, यानी शैली पूछा है यहाँ पे। शैली तो एक ही देखने को आपको मिलेगी, मंजूषा शैली या फिर मधुबनी पेंटिंग, वो भी एक शैली है। पटना शैली, 3 में है, ऑप्शन 4 में कोई नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। सबसे अच्छा तो मंजूषा शैली ही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मंजूषा शैली इज द राइट आंसर। कौन सी शैली? मंजूषा शैली इज द राइट आंसर। चलिए अगले अगले प्रश्न पे। तो साथियों इसी के साथ ये सेशन समाप्त करने की बारी आ गई साथियों।
तो हमारे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या इससे लाभान्वित हो सकें। मैं बहुत ही ब्रीफिंग और डीपली कराता हूँ साथियों, आप लोग देख ही लिए हैं। तो चलिए साथियों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधे विराम लेते हैं। फिर अगले सेशन में नए जोश और उमंग के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा, नए प्रश्नों और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तो अपने आर के सर को यहीं पे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।